नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार चौधरी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो होगा मेथड ऑफ सेक्शंस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था मेथड ऑफ जॉइंट से। तो आज शुरू करते हैं। मेथड ऑफ सेक्शन शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ज़ीरो फोर्स मेंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, जब आप ट्रस्ट एनालिसिस करते हैं तो ट्रस्ट में स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए और रिजिडिटी इंक्रीज करने के लिए और यू कैन से लोडिंग चेंज लोडिंग कंडीशन को काउंटर करने के लिए इसमें क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मेंबर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो उस पर्टिकुलर लोडिंग के लिए जिसके लिए अपन उसको एनालिसिस कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर लोडिंग के केस में उसमें जो फोर्सेज होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो अगर उस पर्टिकुलर लोडिंग के लिए अपन एनालिसिस कर रहे हैं उस ट्रस्ट मेंबर को, तो अपन क्या करते हैं, कर सकते हैं कि वो जो जीरो फोर्स मेंबर्स हैं उसको हटा सकते हैं फॉर अ टाइम बीइंग उस एनालिसिस के लिए। लेकिन अगर अपन मान लीजिए कास्ट कर रहे हैं और अगर मान लीजिए अपन को पता है कि यही लोडिंग आएगी, तो कास्टिंग के दौरान या कर सकते हो, फैब्रिकेशन के दौरान उसको अपन हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ट्रस डिज़ाइन हुआ है वो इसी तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज रहे। ठीक है, और उसमें कोई जो एक्स्ट्रा फोर्सेज जनरेट हो रहे हैं वो अगर चेंज लोडिंग कंडीशन हो रही है तो उस केस में उसको काउंटर कर सकें। तो जीरो फोर्स मेंबर होते क्या हैं, इफ़ अ जॉइंट हैज़ ओनली टू, अच्छा कंडीशंस है। तो मैंने बता दिया कि ऐसे मेंबर जिसमें फोर्स जनरेशन हो वो ज़ीरो हो। ठीक है, तो अगर मैं पहले देखिए दो प्रकार के क्या हो सकते हैं रूल्स हैं जिसके लिए अपन ज़ीरो फोर्स मेंबर बता सकते हैं। तो पहला रूल तो ये कहता है कि यदि एक जॉइंट पे केवल दो ही मेंबर मिल रहे हों, केवल एक जॉइंट पे दो ही मेंबर हो और वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, तो उन दोनों मेंबर्स में फोर्स का जो मान होगा, जो वैल्यू होगा वो ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है तो उसमें देखिए आप, उसमें जो आप देखेंगे तो जॉइंट नंबर ए एंड जॉइंट बी। ठीक है कि नहीं, जो जॉइंट ए है वहाँ पे दो मेंबर्स है, ए एफ और ए बी, और कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा। तो वहाँ पे जो फोर्सेज होंगे दोनों मेंबर्स में, ए बी में और ए एफ में, उसका वैल्यू ज़ीरो रहेगा। उसी प्रकार अगर जॉइंट डी की बात करेंगे अपन, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे केवल दो ही मेंबर फोर्सेज आ रहे हैं, सॉरी दो ही मेंबर्स आ रहे हैं, डी ई एंड डी सी। ठीक है, तो डी ई एंड डी सी में क्या होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो रहा, तो उसमें जो मेंबर फोर्सेज होगा उसका मान ज़ीरो होगा। एनालिसिस के लिए मैं बता चुका हूँ, जब एनालिसिस करेंगे पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन के लिए, जैसे कि आपके जो डायग्राम दे रखा है, उसको एनालिसिस करते समय अपन को पता कि इन दोनों मेंबर्स में जो फोर्स होगा उसका मान ज़ीरो होगा, तो इसको अपन रिमूव करके एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन कास्टिंग के दौरान इसको रिमूव नहीं किया जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये तो आगे आपके पास में एक कंडीशन। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन जीरो फोर्स मेंबर के लिए, दूसरी कंडीशन होगी कि यदि एक जगह पे मोर देन टू मेंबर्स, जैसे तीन मेंबर्स मिल रहे हो और उसमें से दो मेंबर कोलिनियर हो। कोलिनियर का मतलब ऐसे समझिए कि एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉइंट डी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी ई मेंबर है, डी ए मेंबर है एंड डी सी मेंबर है। तो देखिए जो डी ई मेंबर एंड डी सी जो मेंबर है वो कोलिनियर है, मतलब एक ही रेखा को प्रदर्शित कर रहे हैं, और जो डी ए मेंबर है वो किसी एंगल पे, यू कैन से 90 डिग्री या किसी और एंगल पे जा रहा है। तो इन दोनों फोर्स में तो मेंबर्स में तो फोर्स होगा, पर जो डी ए मेंबर है जो नॉन कोलिनियर, उसमें मेंबर फोर्स का मान ज़ीरो होगा। इसी प्रकार अगर मैं सी ए की बात करूँगा, किसकी बात करूँगा, अगर मैं देखिए दोबारा से करते हैं, अगर पॉइंट सी की बात करेंगे तो सॉरी जॉइंट सी की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सी बी एंड सी डी जो है वो कोलिनियर है और जो सी ए है वो नॉन कोलिनियर है। तो एज आई सेड कि दो कोलिनियर फोर्सेज और उसके पास में या उसी जॉइंट में तीसरा, उसी जॉइंट में कोई तीसरा मेंबर हो जो नॉन कोलिनियर हो, तो उसमें जो मेंबर फोर्स का वैल्यू होगा वो ज़ीरो होगा। तो देखिए इसमें भी ऐसा किया है। अब जब एनालिसिस करेंगे लोडिंग कंडीशन के लिए तो हम लोग इनको हटा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने देखिए इसमें जो नीचे वाला डायग्राम दे रखा है उसमें यहाँ पे डी ए एंड सॉरी ए डी एंड ए सी का मान जो मेंबर है वो हटा रखा है। ये हो गई एक बात। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि प्लीज़ नोट दैट जीरो मेंबर फोर्सेज आर यूज टू इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी। मतलब जो जीरो मेंबर फोर्सेज हैं
वो स्टेबिलिटी इंक्रीज करने और रिजिडिटी इंक्रीज करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है, और लोडिंग कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने कास्ट कर दिया और इसको हटा दिया कि ये तो एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं, और फॉर एग्जांपल ये लोडिंग कंडीशन ऐसे ना हो कि अगर मान लीजिए लोड डी पे आ जाएगा तब फिर ये सेक्शन वीक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एनालिसिस के लिए तो आप हटा सकते हो लेकिन डिज़ाइन के दौरान इसको हटाना नहीं है, ठीक है। तो ये बात होगी अपने जीरो मेंबर फोर्सेज की, ठीक है। तो ऐसे फोर्स मेंबर जिसमें फोर्स का वैल्यू जीरो रहे, ठीक है कि नहीं। अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा और, अब एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये जो एग्जांपल है ये पर्टिकुलरली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जीरो मेंबर फोर्सेज को कैसे रिमूव करना है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक ट्रस फ्रेम दे रखा है, तो इसमें मेंबर फोर्सेज की कैलकुलेशन करनी है अपन को, और इसमें कह दिया है कि ए बी एंड ए सी का जो है वो नॉन जीरो फोर्स मेंबर्स हैं। अगर ये कहता भी नहीं तो भी अपन को समझ में आ रहा है कि ए बी, जैसे जॉइंट ए की बात करेंगे तो ए बी एंड ए सी केवल दो ही मेंबर्स है और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। एंड एज यू नो कि अगर किसी जॉइंट पे केवल दो मेंबर फोर्सेज हों और एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा हो तो वहाँ पे जो होता है वैल्यू रहता है उनमें मेंबर फोर्सेज का वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ज़ीरो कर दिया। अब सबसे पहले वही जॉइंट डी ले लो, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन को स्पीक आउट नहीं करूँगा क्योंकि इट इज़ नॉन एंड वेल डिफाइंड कि कैसे क्या करना है, आपको पहले मैं बता चुका हूँ मेथड्स ऑफ जॉइंट्स में। तो पहले तो जॉइंट ले लेंगे जॉइंट डी, वहाँ पे देखिए कितने अननोन मेंबर्स हैं, P1 एंड P2 का वैल्यू दे रखा है, केवल DC एंड DB का वैल्यू, तो दो अननोन है। एंड एज यू नो कि एक जॉइंट पे दो अननोन होंगे तो उसको उनका वैल्यू निकाल सकते हैं अपन मेथड ऑफ जॉइंट्स में, क्योंकि दो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, Fx इक्वल टू जीरो, समेसन Fx इक्वल टू जीरो एंड समेसन Fy इक्वल टू जीरो, ठीक है कि नहीं। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो ये कैलकुलेशन है, इसमें डी से निकाल लिया, उसके बाद में फिर जॉइंट बी को ले लिया, ठीक है, और वहाँ से रिएक्शन वगैरह सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो आज का अपना मेन टॉपिक है वो है मेथड ऑफ सेक्शंस। अब मेथड ऑफ सेक्शंस होता है वो भी एज लाइक मेथड ऑफ जॉइंट्स था, जो अपन को मेंबर फोर्सेस निकालने थे, किसी ट्रस्ट के अननोन मेंबर्स को निकालना था, अननोन रिएक्शंस को, अननोन मेंबर फोर्सेस को, उसी के लिए एक दूसरा मेथड है मेथड ऑफ सेक्शंस, ठीक है। अब मेथड ऑफ जॉइंट्स में तो हमने क्या किया था कि एक जॉइंट को पकड़ा था, जैसे भी अपने पिछला एग्जांपल देखा, और उसमें कैलकुलेशन की थी, ठीक है। वहाँ पे दो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। जो मेथड ऑफ सेक्शंस होता है उसमें अपन क्या करते हैं, जो आपका ट्रस फ्रेम गिवन है उसमें एक सेक्शन कट करते हैं, ठीक है। सेक्शन की आकृति कैसी भी हो सकती है, जैसे लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम दे रखा है उसमें आपके पास में कि ए देखिए यहाँ पे जो सेक्शन ले रखा है ये ये जो सेक्शन है ये स्ट्रेट ना हो कि इसने कर्वी लीनियर बनाया, ठीक है कि नहीं। तो कुछ भी बना सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है कि साहब स्ट्रेट ही आए या कुछ हो रहा है, ठीक है। बेसिकली इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो मेंबर को कट करता है वो 90 डिग्री पे कट करे, ठीक है, कैसे, ठीक है। ये ऐसे थ्योरेटिकल होता है, ऐसे अगर सीधा कट करेगा, ओब्लिक एंगल पे कट करेगा, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये मानते में 90 डिग्री पे कट करेगा तो जो एंगल फोर्स आएगा वो परपेंडिकुलर सेक्शन के जाएगा, पहली बात ये हो गई। दूसरी, कट कर लिया, कट करने के बाद में आपके पास में जैसे एक ट्रस को मगर आपने एक सेक्शन पे कट किया तो वो जो फ्रेम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब आपको ये देखना है कि आपको कौन से पार्ट को एनालिसिस करना है, ठीक है। एनालिसिस करने के लिए आपके पास तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन रहती है इस केस में, क्योंकि अब जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो एज ए हाफ सेक्शन या होल सेक्शन मान लीजिए, अगर मैं एक सेक्शन 1 की बात करूँगा तो जो एक सेक्शन है वो पूरा एज ए स्ट्रक्चर कंसिडर होगा। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में स्टेबिलिटी के लिए हमने देखा था कि अपने पास तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीन कौन कौन सी, Fx बराबर 0, Fy बराबर 0 एंड Mz इक्वल टू 0। समेसन में आएगा सब, मतलब नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन एंड टोटल मोमेंट अबाउट z एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0, तब तो वो स्टेबल कंडीशन में रहेगी। तो ये होता है मेथड ऑफ सेक्शन। इन दिस मेथड ऑफ सेक्शन a truss is divided into two parts by taking an imaginary cut shown here as AA through the truss। मैंने बताया आपको कि एक इमेजिनरी सेक्शन ले लेते हैं। Since truss members are subjected to only tensile or compressive forces along their length, the internal forces at the cut member will also be either tensile or compressive with the same magnitude. This result is based on the equilibrium principle and Newton's law।
मतलब अब जो मेंबर फोर्सेज होते हैं वो हमें को पता है कि एक्सेल फोर्सेज होते हैं, आइदर टेंशन और आइदर कंप्रेशन, ठीक है। अगर टेंशन को डिनोट करना है तो मेथड ऑफ जॉइंट्स में मैं बता चुका हूँ कि अवे फ्रॉम द जॉइंट जाएगा तो टेंशन, ठीक है। तो अगर मेंबर की बात करूंगा मैं तो अवे फ्रॉम द मेंबर जाएगा तो टेंशन और टुवर्ड द मेंबर आएगा तो कंप्रेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने डिनोट कर रखा है, देखिए अगर ये मेंबर फोर्स है, इसको यहाँ से कट किया मेंबर को, तो जो ये दोनों दो सेक्शंस को क्या जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा टेंशन। और अगर दूसरी तरफ अगर कंप्रेशन मान रहे हैं और उसको कट करेंगे तो ये टुवर्ड द जो आ जाएगा मेंबर जाएगा तो ये हो जाएगा कंप्रेशन, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है, आगे चलते हैं थोड़ा। ठीक है, तो स्टेप्स फॉर एनालिसिस। अब स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे जो पहला स्टेप है, डिसाइड हाउ यू नीड टू कट द ट्रेस। मतलब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको जो सेक्शन है वो कहाँ कट करना है, ठीक है कि नहीं। इस बात का ध्यान रखा जाता है हमेशा कि कट करने के बाद में जो नंबर ऑफ अननोन मेंबर फोर्सेस है या रिएक्शंस है वो 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरा इस बात का ध्यान रखना है कि कट वहाँ लगाना है जहाँ पे आपको अननोन मेंबर फोर्सेस का वैल्यू पता करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया और आपको बोले कि जैसे मान लीजिए यही है, इसमें आपको बोले कि ए बी मेंबर फोर्स की कैलकुलेशन कीजिए। अब आपको पता तो ए बी करना है और आपने कट लगा दिया बी सी पे, सी जी पे एंड जी एफ पे, तो उसका कोई जो पर्पज़ है वो फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि अपन को यहाँ पे एक ही मेंबर फोर्स पूछा है। तो जो सेक्शन मेथड है वो यहाँ पे यूजफुल रहता है कि आपको कौन सा मेंबर फोर्स से पूछा है। जैसे मान लीजिए आपको जीसी पूछ लिया हो तो ये जो कट है वो परफेक्ट लगाया है इसमें, ठीक है कि नहीं। तो कट को पहले तो वहाँ लगाना है जहाँ पे अपन को अननोन पता करने हो। दूसरा वहाँ उस बात का ध्यान रखना है कि कट लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि नोट मोर देन 3 मेंबर फोर्सेज वहाँ पे ना हो। अब 3 ही क्यों, क्योंकि अपने पास में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो 3 है, एफ एक्स, एफ आई और एम जेड, तो इस बात का ध्यान रखना है। फिर दूसरा, डिसाइड विच साइड ऑफ द कट ट्रेस विल बी इजियर टू वर्क विथ, मिनिमम द नंबर ऑफ रिएक्शंस यू हैव टू फाइंड। अब इसमें क्या कह रखा है कि आपको अगर मान लीजिए सारा कुछ ही एनालिसिस करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि रिएक्शन फोर्सेस किधर कम से कम है, क्योंकि रिएक्शन फोर्सेस आपको पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इस मेथड को स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो तो एक्सटर्नल रिएक्शंस होते हैं, जो सपोर्ट रिएक्शंस होते हैं उसको आप पहले ही कैलकुलेट कर लो, क्योंकि विदाउट सपोर्ट रिएक्शंस यू कैन नॉट फाइंड द मेंबर फोर्सेस, ठीक है। तो वो तो आपको पता करनी पड़ेगी। फिर तीसरा स्टेप है, इफ रिक्वायर्ड डिटरमाइन द नेसेसरी सपोर्ट रिएक्शन बाय ड्राइंग द एफबीडी ऑफ द एंटायर ट्रेस एंड अप्लाइंग द ईओएफ, ई ऑफ ई मतलब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर रिक्वायर्ड हो, जैसे मैंने बताया कि रिक्वायर्ड हो चाहे नहीं हो, आप तो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस होती है वो पहले से ही कैलकुलेट करके रख लो, ठीक है कि नहीं। चलिए चौथा जो स्टेप है वो होगा, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी ऑफ द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द कट ट्रेस। वी नीड टू इंडिकेट द अननोन फोर्सेज एट द कट मेंबर्स। इनिशियली वी अज्यूम ऑल द member forces are in tension as we did when using the method of joints. Upon solving, if the answer is positive, the member is in tension as per our assumption. If the answer is negative, the member must be in compression. Please note that you can also assume forces to be either or tension or compression. अब जो चौथा स्टेप का आ गया है, इसमें आपने कहा जब आपने कट लगा लिया, आपको पता गया कि चलो आपको राइट हैंड वाला जो सेक्शन था उसको आपको सोल्व करना है, उसमें अननोन मेंबर फोर्सेस निकालने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपन को मानना होता है कि जो अननोन मेंबर फोर्सेस होती है उसको अज्यूम करना होता है कि वो टेंशन में है या कंप्रेशन में। सबसे पहली बात तो ये कि आप अज्यूम कर सकते हो कुछ भी, आप टेंशन मानो तो टेंशन, कंप्रेशन मानो तो कंप्रेशन, लेकिन फॉर इजीली बाई इजी पड़ जाए आपको, इजीनेस के लिए उसने क्या किया, आप उसको टेंशन ही मान के चलो सारे फोर्सेस को। अगर उसमें से फिर किसी फोर्स का वैल्यू नेगेटिव आता है तो आप ये मानो कि नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि इसमें जो अननोन फोर्स है वो कंप्रेशन है। मान कुछ भी सकते हो, लेकिन आप टेंशन मानोगे तो सारे के सारे टेंशन हो जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो कंप्रेशन में होगा,
ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, उस अननोन जो सेक्शन आ गया उसमें अननोन फोर्सेस की जो डायरेक्शन आ गई, उसके बाद में आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है एफ एक्स, एफ आई और एम जेड वाली, और जो वैल्यूज आएगी वो आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो लास्ट स्टेप ये देखा इसने कि अप्लाई द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ई ऑफ ई to the selected cut section of the truss to solve the unknown member forces। ठीक है, please note that in most cases it is possible to write one equation to solve for one unknown directly। मेथड ऑफ सक्सेस में ये सबसे अच्छी बात होती है कि आप एक इक्वेशन से एक अननोन पता कर सकते हो, आपको इक्वेशन आपस में साइमल्टेनियसली सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है कि नहीं। आपके पास ये एग्जांपल है जिसमें आपके पास से एक ट्रस दे रखा है। ठीक है, उस ट्रस में आपके पास देखिए अननोन जो मेंबर सॉरी एक्सटर्नल फोर्सेज है वो 6, 12, 12, 12 ये हर जॉइंट पे एक एक फोर्स दे रखा है, और आपको जो लोड दे रखा है, अब देखिए इसमें स्पेसिफाई किया है डी ई जो मेंबर है, डी एल जो मेंबर है और एम एल जो मेंबर है, उसी में अननोन फोर्सेज निकालने हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे मेथड ऑफ जॉइंट्स करते हो तो आपको बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि जब आप डी पे जाओगे उस जॉइंट पे जाओगे तो देखो कितने अननोन फोर्सेज है, 1 2 3 4। ठीक है, और एक एक्शनल फोर्स आ रहा है। ई पे जाओगे भी तो ऐसा है, और एल पे जाओगे, एम पे जाओगे, तो हर किसी भी मेंबर फोर्स जॉइंट पे आपको एक्स्ट्रा अननोन्स हैं 2 से ज़्यादा। तो अब इस मेथड ऑफ जॉइंट्स में आपको क्या करना पड़ेगा, जॉइंट पहले तो एक्सटर्नल रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको ए जॉइंट पकड़ना पड़ेगा, फिर बी, फिर सी, फिर एन, फिर एम, फिर डी का नंबर आएगा, ऐसे मतलब आपको 5-6 जॉइंट सोल्व करने पड़ेंगे। फिर उसका अल्टरनेट अपन ने निकाला मेथड ऑफ सेक्शंस। अब आप क्या करेंगे, इस मेथड में क्या करेंगे, एक ही कट लगाएंगे जो आपको डी ई, डी एल और एम एल को, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये वाला कट लगा देंगे आप, सॉरी ये वाला कट लगा देंगे, ये वाला कट लगाया तो इसमें देखो 3 अननोन फोर्सेस डी ई, डी एल और एम एल कट हो गए। मतलब अपन अब कोई से भी सेक्शन को, चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड सेक्शन को अगर सोल्व करेंगे तो अपने पास तीनों अननोन की वैल्यू आ जाएगी, केवल छोटे से स्टेप्स में, मतलब 1-2 स्टेप्स में अपन को सारे जॉइंट इसमें सोल्व करने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ऑफ सेक्शंस, आप ये क्वेश्चन करके देखिएगा। ठीक है, तो अपना जो ट्रस्ट का जो चैप्टर था वो इस लेक्चर के साथ में ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू।